उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 अभी काफी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को आंशिक रूप से मान्यता दी है तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले के विपरीत दृष्टिकोण रखा है जिसमें इसे यानी कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षा जो कामिल और फाजिल की डिग्री दी जाती थी ना, इनसे संबंधित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और कहा कि इस तरह की अगर डिग्री चाहिए उच्च शिक्षा चाहिए तो आपको किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में ही दाखला लेना होगा। और क्योंकि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुरूप नहीं है, जो सूची एक की प्रविष्टि 66 द्वारा साधित है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं और देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को मान्यता क्यों दी है और इंदिरा नेहरू बनाम गांधी बनाम राजनारायण मामला 1975 का ये क्या था, इसमें क्या कहा गया था, इस पर भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 क्या है, इसे भी देखेंगे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक क्यों घोषित किया था और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या है, उन्हें भी देखेंगे और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के क्या निहितार्थ हैं। और आपको बता दूं कि देखिए, मदरसों पर कई बार सवाल खड़े किए जाते हैं कि यहाँ क्वालिटी वाली जो अच्छी शिक्षा होती है, विज्ञान होती है, जो आप देखते हैं साइंस टेक की बात कर लीजिए या मैथ की बात कर लीजिए, इस तरह के सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं, केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन बहुत सारी जगह से जब रिपोर्ट आती है तो ये भी कहा जाता है कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अच्छी शिक्षा भी उन्हें दी जाती है। इस तरह की बातें होती हैं। पहले तो एक बार उत्तर प्रदेश चलिए आप लोग, देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। बात करें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो इसकी स्थापना आप देखते हैं कि कब हुई थी, 28 दिसंबर 1956 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को मान्यता क्यों दी है। तो एक तो संवैधानिक वैधता, मदरसा अधिनियम 2004 शिक्षा के मानकों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने पर केंद्रित है, जो राज्य के दायित्व के अनुरूप है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए योग्य हो सके। विधायी आधार, तो सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि मदरसा अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता विशेष रूप से संविधान की संपत्ति सूची के तहत प्राप्त अधिकार के अनुरूप है। और जब ये कानून बना तो आप देखते हैं कि विधानसभा से पारित हुआ होगा ना। धार्मिक शिक्षा बनाम धार्मिक निर्देश, तो न्यायालय ने धार्मिक शिक्षा और धार्मिक निर्देश के बीच अंतर स्पष्ट किया है। अरुणा रॉय बनाम भारत संघ 2002 में न्यायालय ने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाली धार्मिक शिक्षा को स्वीकार बताया, जबकि अनिवार्य पूजा जैसी धार्मिक शिक्षा अनुच्छेद 28 के तहत राज्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में निषिद्ध है। मूल ढांचा के प्रति संरक्षा, किसी विधि की संवैधानिक वैधता को संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस 1975, पंथ निरपेक्षता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने पर होने पर विधि को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। लोकतंत्र, संघवाद और पंथ निरपेक्षता जैसी अपरिभाषित अवधारणाओं का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द करने के संदर्भ में न्यायालय को अधिकार देने से संवैधानिक न्याय निर्णय में अनिश्चितता पैदा होती है। राज्य विनियमन, तो न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार अधिनियम के तहत नियम बना सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मदरसों में पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन किए बिना धार्मिक शिक्षा के साथ साथ पंथ निरपेक्ष शिक्षा दे सके। अल्पसंख्यक अधिकार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश देने चाहिए कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र राज्य द्वारा अन्य संस्थानों में उपलब्ध कराई जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न हो।
अल्पसंख्यक अधिकार। तो इस अधिनियम को बरकरार रखते हुए न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार को मजबूत भी किया है। और संविधान समावेशिता पर बल। तो मदरसा के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय का निर्देश राज्य के व्यापक शैक्षिक ढांचे के तहत मदरसा शिक्षा के एकीकरण को महत्व देने पर केंद्रित है। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण मामला 1975। ये क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रयोग राजनारायण मामले 1975 में एक संवैधानिक संशोधन को रद्द करने के लिए किया था। राजनारायण पीठ के न्यायाधीशों ने साधारण कानून और संविधान संशोधन के बीच अंतर किया था, और संवैधानिक संशोधनों का परीक्षण मूल ढांचे के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, न कि साधारण कानून का। और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश A.N. रे ने कहा कि किसी कानून की वैधता के परीक्षण के लिए मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू करना संविधान को फिर से लिखने के समान होगा। अन्य न्यायाधीशों ने पाया कि मूल ढांचे की अवधारणा अत्यंत अस्पष्ट और अनिश्चित है, और जिससे किसी साधारण कानून की वैधता निर्धारित करने का कोई पैमाना नहीं बनता है। न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन और सामान्य कानून अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं, यह अलग अलग सीमाओं के अधीन है। और न्यायालय ने इस बात पर भी बल देते हुए अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक या फिर पंथ निरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का मौलिक अधिकार है, कहा कि यह अधिकार पूर्ण नहीं है। अब आखिर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 क्या है? तो इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसा शिक्षा को विनियमित करने के साथ औपचारिक बनाना है। और इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि मदरसे निर्धारित शैक्षिक मानकों और मानदंडों के अंतर्गत संचालित हो। मदरसा शिक्षा इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा निर्धारित पंथ निरपेक्ष पाठ्यक्रम के साथ साथ धार्मिक शिक्षा को एकीकृत करना था तथा औपचारिक शिक्षा को इस्लामी शिक्षाओं के साथ मिश्रित करना था। और मदरसा शिक्षा बोर्ड, तो इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया, जिसे राज्य में मदरसा शिक्षा की देखरेख एवं विनियमन का कार्य सौंपा गया। परीक्षा, तो इसमें मदरसा के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान, जिसमें मौलवी स्तर कक्षा 10वीं की बात हो रही है से लेकर फाजिल स्तर तक के पाठ्यक्रम शामिल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक क्यों घोषित किया था? तो पंथ निरपेक्षता। एक तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पाया कि मदरसा अधिनियम 2004 सभी स्तरों पर इस्लामी शिक्षा को अनिवार्य बनाकर पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन करता है, जबकि आधुनिक विषयों को वैकल्पिक या फिर अनुपस्थित रखा गया है। सरकार को पंथ निरपेक्ष शिक्षा की अवधारणा को अपनाना चाहिए तथा आधुनिक शिक्षा पर धर्म आधारित शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A, और इस अधिनियम ने अनुच्छेद 21A का उल्लंघन किया है, जो आप देखिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। न्यायालय ने इस दावे को असंवैधानिक घोषित कर दिया कि नाम मात्र शुल्क के साथ पारंपरिक शिक्षा संवैधानिक दायित्वों को पूरा करती है। यह अधिनियम मदरसा और मुख्य धारा के स्कूली छात्रों के बीच भेदभाव उत्पन्न कर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। यह अधिनियम मदरसा छात्रों के लिए पृथक एवं असमान शिक्षा प्रणाली स्थापित करके अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इसे असंवैधानिक घोषित किया था ना, तब ये सब बातें कही थी। केंद्रीय कानून के साथ असंगत, न्यायालय ने पाया कि मदरसा अधिनियम 2004 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 यूजीसी अधिनियम के साथ असंगत है। केवल यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थाओं को ही डिग्री प्रदान करने का अधिकार दिया है। और इससे तो आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डिग्री इस तरह की नहीं उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान देख लीजिए। अनुच्छेद 25, तो यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आबाद रूप से मान्य आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26, यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। 27, यह किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु करों के भुगतान की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 28, यह कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता देता है। और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निर्धारक क्या है? तो शिक्षा मानकों का विनियमन, गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षा मानकों को निर्धारित करने में राज्य की भूमिका को मजबूत करता है। एक तरह से अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण, यह विधेयक धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकारों की पुष्टि करता है, बशर्ते वे शैक्षणिक मानकों का पालन करता हो।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य के दायित्व को सुदृढ़ करता है। समावेशिता, तो व्यापक शैक्षणिक ढांचे में मदरसों के एकीकरण का समर्थन करता है। जो अनुच्छेद 21 का है ना, 21 से ये कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन आप लोग पढ़े हैं, तो उसी के तहत इसे जोड़ा गया था। चलिए, आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। छियासीवां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था ना। यह संशोधन 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। तो इस तरह का टॉपिक चर्चा में रहता है तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिए, क्वेश्चंस पूछ लेता है, समझे। धन्यवाद।